चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, मॉडल और उसका प्रभाव का अर्थ को समझेंगे, इससे क्या प्रभाव है। तो मैं चाहूँगा कि भारती, आप इसके बारे में कुछ पुनः इस चीज़ के बारे में बताइए क्या है। चलिए। सर, जो संस्कृतिकरण शब्द है, इसका जो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग की थी वो एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक में की थी। सर, जो शब्द है इसका मुख्य रूप से ये अर्थ होता है कि इसमें जो निम्न जाति के वो लोग हैं वो निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि वो उच्च जाति के जैसे जो लोग हैं उनकी तरह बनने का इसमें मतलब निरंतर प्रयास करते रहते हैं वो लोग। हर शिक्षा के रूप में, रहन सहन में, हर रूप में मतलब वो प्रयास करते हैं कि हम भी जैसे उच्च जाति के लोग हैं उनकी तरह ही व्यवहार करें, उनकी तरह रहें, उनकी तरह पढ़ें। और कुछ जानती हो? सर, इतना अभी तो। चलिए, ठीक है, प्रारंभ करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सांस्कृतिकरण की बात। संस्कृतिकरण की अवधारणा कि जैसे आपने अभी बताया है कि इस चीज की जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा सर्वप्रथम जो जिस व्यक्ति द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था वो प्रोफेसर एम एन श्रीनिवासन ने ये पेश किया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री न प्रोफेसर एम एन निवासन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये भारत के क्या है, बहुत प्रसिद्ध क्या है, भारतीय समाज शास्त्री के हैं, सोशोलॉजी के एक बहुत बड़े ये क्या है विद्वान माने जाते हैं, समाज शास्त्री के रूप में ये जाने जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन है। ये नहीं आपको श्री एम एन निवासन की जब हम बात करते हैं तो आपको ये उसके आगे से ये जोड़ना पड़ेगा कि ये प्रसिद्ध क्या है, एक भारतीय समाज शास्त्री के रूप में हम इनको जानते हैं। इन्होंने इन्होंने ही क्या किया, भारतीय समाज की जो पारंपरिक जो जाति संरचना थी और उसकी सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन करने का श्रेय इनको जाता है। तो बेसिकली आप देख पाते होंगे कि समाज में जिस प्रकार से जातिवाद जो प्रथा रही है कई सौ सालों से, कई सौ सालों का जो दंश जो झेलते हुए आ रहे थे, तो उस संबंध में बेसिकली श्री एम एन निवासन जो थे, इन्होंने भारतीय समाज की जो पारंपरिक जो जाति संरचना थी उसमें सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन इन्होंने की थी। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, जैसे अभी आपने कहा था कि दक्षिण भारत के कुर्गों में धर्म और समाज में सांस्कृतिकरण की अवधारणा को समझाया। देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम कौन से समाज को समझाया, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। ये जो श्रीनिवासन थे, इन्होंने जब अपने पुस्तक का ये वृतांत रखते हैं, जब अपने पुस्तक में उसका जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि जो दक्षिण भारत के जो कुर्गों में क्या थे, धर्म और समाज से संबंधित जो संस्कृति की जो अवधारणा थी, जो ताना बाना जो इन जातियों के बीच में, धर्म और समाज के बीच में जो बना हुआ था, इसको कहीं न कहीं इनके द्वारा उसको सुलझाने की कोशिश की गई, उसको समझाया गया, उसकी अवधारणा इन्हें प्रस्तुत किया गया। और जो कुर्ग थे, वो अगर बात करूँ तो वो मैसूर के कुर्गों के अपने ध्यान सॉरी कुर्गों के जो अपने अध्ययन में उन्होंने पता चला कि निचली जाति और ब्राह्मणों के कुछ सांस्कृतिक आदर्शों को अपनाकर अपनी जाति जो पद्मा क्रम में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अभी मैंने पूर्व में ही आपको इस चीज़ पे चर्चा करी थी, पुनः मैं उस चीज़ को यहाँ पर ला रहा हूँ क्योंकि और बच्चे भी इस चीज़ को समझने की प्रयत्न करेंगे। जो ये रूढ़िवादी सोच है, उन सोच के वो जो ताले पड़े हैं उन तालों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूर्व में जो ब्राह्मण, मैंने कहा जो निचली जाति कौन होते हैं, निचली जाति के अंतर्गत आपके एससी आ जाता है, एसटी आ जाता है, ओबीसी आ जाता है, आदिवासी आ जाते हैं, साथ ही आपके जो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी आ जाती है इसके अंतर्गत। तो ये जो जाति थी, ये जाति कई सौ सालों से समाज में कुछ समाज के कुछ ऐसा वर्ग है, मगर मैं बात करूं अगर पूरे समाज को अगर लेके चलते हो तो समाज में जो प्रतिनिधित्व है, जैसे मैं कहूँ ब्राह्मण समाज का जो उच्च समाज जिसे जो अपने आप को मानता है, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो 25% देश में उनका प्रतिनिधित्व, या कहीं 15% या 25% के आसपास होगा। और उससे ज्यादा जो कहूँ 85% जो लोग हैं, 85% लोगों के ऊपर ये लोग बैठे पड़े हैं। तो इन लोगों ने जो शिक्षा या कहें अन्य चीजों को दबा के रखा है, उन लोगों को ऊपर नहीं उठने दे। कौन से 15% लोग या 25% लोगों ने इन चीजों को अपने अधीन करके रखा है। तो इनको
ऊपर उठने, जो ये निम्न जाति के हैं, जिसे हम निम्न जाति हम आज कहना पड़ा, ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए, हम ये शब्द को ला रहे हैं अपने मुंह में कि निम्न जाति। वैसे तो मानवता एक होनी चाहिए। हम तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं, अभी हमने जब सार्वभौमिक शिक्षा के बारे में बात करी, तो सभी को शिक्षा एक समान दी जाती है। वहां पर ना जाति, ना धर्म, ना किसी लिंग भेद को देखते हुए हमने कहा कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है। इससे पूर्व की स्थिति की जब हम बात करते हैं, तो ये जो आदर्शों को अपनाकर ये अपनी जाति पद्मानुक्रम में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। कौन कर रही है? जो निम्न जाति के लोग क्या है, ब्राह्मणों के समान अपने आप को समकक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, या चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाया, एक फल का वृक्ष है, जिसमें आम से लदा हुआ वो वृक्ष है, उस वृक्ष के शीर्ष में जो आमों का जो रसपान कर रहा है, वो कौन? ब्राह्मण जाति, जो जो अपने आप को उच्च जाति मानते हैं, वो कई 100 सालों से उस फल का सेवन करते हुए आ रहे हैं। और जो नीचे जो समाज है, जो अन्य मैंने जो समाज के बारे में बात कहा, SC ST OBC, ये जो भी आदिवासी पिछड़े वर्ग हैं, तो वो लोग उस पेड़ के जो फलों को सिर पर निहारते हुए देख सकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि पेड़ में कैसे चढ़ा जाए, फलों को कैसे तोड़ा जाए, उस फलों को कैसे खाया जाता है, तो ये चीज वो नहीं समझते हैं। अब उनके हृदय में भी एक लालसा पैदा हुई कि भैया हम भी को हम खा सकते हैं। तो उन फलों को खाने के लिए वो प्रयत्न शुरू करते हैं कि हम भी उन फलों को खा सकते हैं। बेसिकली मेरा कहने कॉन्सेप्ट यह है कि ब्राह्मण जाति के समकक्ष अपने, उनकी संस्कृति को, उनको अपने समकक्ष रखने के लिए, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि वो फलों के समान अपने आप को क्या कर सकते हैं, उस पेड़ में चढ़ने की प्रयत्न करते हैं। अब तो ये जो समाज है, इस समाज को ना पेड़ में चढ़ना आता है, ना ही वो किसी प्रकार से वो तरीका आता है कि उस चढ़ पाए, तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए कोई समाज का व्यक्ति कोई चढ़ने की कोशिश कर भी रहा है, तो मान लीजिए ऊपर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो आम खा रहा है, वो उसने मान लीजिए एक आम का दाना उठाकर जैसे जो चढ़ रहा है उसको मारा, तो वो नीचे गिरा। तो क्या होता है, समाज में ये तो होता है, उच्च वर्ग क्या होता है, हमेशा निचले वर्ग को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। तो ये उदाहरण के माध्यम से होता है। अब हम जब बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो दोस्तों तुम इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए, आरक्षण क्यों प्रदत्त किया गया समाज में। तो जो लंबे समय से 300 सालों में जो कुंडली मार के जो बैठा है, शिक्षा के ऊपर, हर क्षेत्र के ऊपर में बैठा है, तो वो व्यक्ति के समकक्ष दूसरे व्यक्ति को बैठाने के लिए सरकार क्या कहती है, कटिबद्ध है। संविधान में ये प्रस्तावनाएं लाई गई हैं कि भैया उसको भी समानता के अधिकार में उसके समकक्ष रखा जाए। तो उसके लिए जो अगर कहें, जो आपके आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अब आरक्षण को समझने का तरीका समझिए कि जो व्यक्ति पेड़ में पहले से बैठा है, उसके समाज को आता है कि पेड़ में कैसे चढ़ा जाता है, फल कैसे खाया जाता है, वो समाज के व्यक्ति को आता है। और वो अन्य समाज के व्यक्ति अगर वो पेड़ में चढ़ रहा है, तो उसको मार दिया जाता है या उसको पीट दिया जाता है, तो उसको चढ़ना ही नहीं आता। अब सरकार ने कहा कि भैया तुम्हें पेड़ में चढ़ने की हम आज़ादी देते हैं, लो एक सीढ़ी तुम्हारे लिए हम ये पेड़ से लटका देते हैं, तुम अब इस सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के पेड़ में फल खाओ। अब जब कोई फल खाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि भैया ये जो समुदाय को जो आरक्षण दिया जाता है, तो यार ये भी सोचो ना कि 300 सालों में एक छत्र अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हारा रहा है। अब निम्न समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, चाहे वो आपके आर्थिक क्षेत्र में हो, संपत्ति के क्षेत्र में हो, अन्य सभी क्षेत्रों में एक छत्र जो अधिकार रहा है वो ब्राह्मणों का रहा है। तो ब्राह्मण कभी ये नहीं चाहता कि मेरे जो समान है उसका कहीं ना कहीं बंटवारा हो। वो एक छत्र आज भी वही चाहता है कि मेरा एक छत्र राज हो। तो ये धारणा को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने बहुत ढेर सारे प्रयास किए। तो ये जो तमाम चीजें थी, तो ये ही क्या कहते हैं, संस्कृति का सांस्कृतिकरण जब हम कहते हैं, तो ये है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, उन्होंने अपने कुछ आदर्शों को छोड़ दिया जिन्हें ब्राह्मण द्वारा अशुद्ध माना जाता है। अब ब्राह्मणों ने कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी होंगी जो कहते हैं कि भैया ये अशुद्ध है। अब कोई चीज अशुद्ध कैसे हो सकती है? अब कोई मान लीजिए अभी राम मंदिर बना है, अब राम मंदिर किन्होंने दलितों ने या फिर SC ST या किसी अन्य आदिवासी लोगों ने बना रखा है, तो वो जब बनाते हैं तो तब वो अशुद्ध नहीं होता है, उनके द्वारा जब बनाया गया पूरा वो अशुद्ध नहीं। जैसे ही मंदिर तैयार हो जाता है, तो उसको मंदिर में प्रवेश करने के लिए वर्जित कर दिया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, तो कहते हैं कि उसका उस मंदिर में अगर वो जाता है तो वो मंदिर अशुद्ध हो जाता है। मंदिर निर्मित उसने किया, लास्ट में वही अशुद्ध हो जाता है। तो ये जो धारणा है,
तो ये ब्राह्मणों ने एक छत्र राज की ये नीति है। तो जो पढ़ा लिखा समाज होगा वो इस चीज पे नहीं समझेगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो जो ये अवधारणा थी, ये जो गतिशीलता की जो प्रतिक्रिया को समझने के लिए क्या करते, तो जो ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए श्रीनिवासन ने ब्राह्मणकरण ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल किया। जो ब्राह्मणीकरण का शब्द का जो इस्तेमाल किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया, तो क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेसर श्रीनिवासन द्वारा इसको किया गया था। उन्होंने इसे व्यापक अर्थ और सांस्कृतिकरण इसे कहा गया। अब संस्कृतिकरण जो शब्द बेसिकली आया था, जो ब्राह्मणकरण जो शब्द था, जब इसका इस्तेमाल हुआ, इसके इस्तेमाल से व्यापक अर्थ में संस्कृतिकरण यह हुआ। सांस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए श्रीनिवासन लिखते हैं कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या जनजाति या कोई अन्य समुदाय अपने रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और विचारधारा और जीवन शैली को उच्चतर या कहें पर्याप्त जाति के, क्या कहते हैं, द्वितीय जाति के अनुरूप बदलता है। देखिए, हर कोई जाति क्या करते हैं, अपने समाज के अपने रीति रिवाज, अपने उसके क्या होता है कल्चर होता है, उसको मनाने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो उसकी जीवन शैली को भी कहीं ना कहीं प्रवृत्त करता है। तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मेरा जो अनुष्ठान है वो भी कहीं भव्य रूप में बने। वो तमाम चीजें हैं, वो क्या करते हैं, द्विज जाति के अनुरूप वो हो। जैसे ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति अपने जो मान लीजिए अपने कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, या मान लीजिए भागवत कथा कर रहे हैं, तो निम्न जाति जो अन्य जाति के जो समुदाय के लोग हैं, वो जो उन समुदाय में जो भी चीजें होती हैं, तो वो भी उसके समकक्ष वो कर सके, तो ये प्रावधान इसमें दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण की विशेषता की अगर जब हम बात करते हैं, तो संस्कृतिकरण भारतीय समाज के अनुकरण की एक प्रतिक्रिया है। व्यक्ति, समाज, सामाजिक स्थिति या जो जातिवाद है उसके आधार पर तय होती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति किस पर आधारित होती है, उसकी बेसिकली अगर कहें, ये पद्माकुनुम की जब हम बात करते हैं, तो इस जाति के आधार पर ये तय होती है। कई निचली जाति हैं जो आर्थिक रूप में, धार्मिक रूप में, या कहें सामाजिक असमताओं से ये पीड़ित हैं। इसलिए इसलिए स्थिति को सुधारने के लिए निचली जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के समान अपने जीवन यापन करने की नकल करते हैं। देखिए, ये समाज में किसने कहा है कि ब्राह्मण ही सर्वोपरि होगा, कि ब्राह्मण, अगर बेसिकली अगर देखोगे, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर ये कुरीतियां सार्वधिक में है। अन्य देशों में ये चीजें, समाज अब इससे उठ के ऊपर उठ चुका है, तो ये चीजें नहीं है। अब पहले आपने देखा होगा, विदेशों में भी काले गोरे का भेद हुआ करता था, अब वो भेद भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। मगर आज भी हमारे देश से वो जातिवादी जो कूट प्रथाएं हैं वो भी नहीं गई। आपने हाल फिलहाल में ही कल परसों की जो घटनाक्रम देखा होगा, जो मुंबई में काला महाराज का एक मंदिर है, बाबा का कोई मंदिर है, काला बाबा का मंदिर है। उसमें किसी ने मंदिर में एक लिफाफा छोड़ दिया था, उसमें ये लिखा था कि जो निचली जाति, SC ST OBC या फिर कहे आदिवासी, अन्य समुदाय के जो लोग हैं, इस मंदिर में अगर प्रवेश करेंगे तो हम उसके घरों को फूंक देंगे, हम उनको जिंदा मार देंगे, उनका अच्छा नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप अगर समाचार पत्र सुनते होंगे, तो उसमें मुंबई में बहुत ही बड़ा भयंकर विरोध हो रहा है इसके संबंध में। कहीं ना कहीं जाति हिंसा कराने का ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण समाज में हो रहा है। तो यही चीजें हो रही हैं। तो बेसिकली निम्न जाति के लोगों को भी क्या है, उच्च जाति के समकक्ष वो रखने का प्रावधान ये कहते हैं कि ये भी अपने आप को, अपनी जीवन शैली को उसके जीवन शैली के समान करना चाहता है। ये थोड़ा है कि आपने पूर्व में देखा होगा, जैसे SC ST के जो समाज में पूर्व में, जब जैसे दलितों को कहा जाता कि उनके गले में हांडी बांध दी जाती थी, और उनके पीछे एक क्या कर दिया जाता था, झाड़ू पोंछ दिया जाता था। अगर जिस रास्ते से वो चल रहे हैं, तो उसके जो पैरों के पग चिन्ह हैं वो जमीन पे ना गिरे, जिससे कि वो झाड़ू जो उसके पीछे बांध दिया जाता था, कि उससे क्या, तो वो रास्ते में उसके पग चिन्ह ना पड़े। तो और साथ ही यहाँ तक ब्राह्मणों का ये मानना था कि जो दलित है या अन्य जो जाति के लोगों के क्या करे, अगर उनका पसीना भी अगर टपक रहा है, तो वो भूमि में ना गिरे, भूमि भी उससे अशुद्ध होता है, इसलिए उनके गले में हांडी बांध दिया जाए। अगर आप महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया था ब्राह्मणों ने। तो वो चाहते थे कि उच्च जाति की ही महिलाएं स्तन ढकें। तो ये जो रूढ़िवादी हैं, तो इससे उठने के लिए अब जो महिलाएं हैं, वो अपना जो निम्न जाति की जो महिला, वो भी, उनको भी अधिकार है अपने स्तन को ढकने का। और साथ ही
प्रति समाज में उच्च स्तर तक उठने का, तो ये जो रूढ़िवादी हैं वो भी उनके समकक्ष उठने का ये प्रावधान इसमें दिया गया। तो यही जो चीज है, इन चीजों को तोड़ने की ये कद जद्दोजहद इसमें की गई है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे पॉइंट दूसरा है, सांस्कृतिकरण जाति के प्रति समाज जो सांस्कृतिकरण परिवर्तन की एक प्रतिक्रिया है, कि जो सांस्कृतिकरण है जाति प्रथा को कहीं ना कहीं जो जाति जो चीजें चल रही हैं इस कड़ी को तोड़ते हुए ऊपर उठने में एक परिवर्तनशील ये है। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें निचली जाति का पदानुक्रमिक क्रम में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उच्च जातियों के सांस्कृतिक पैटर्न को अपनाती है। देखिए जो आज ये देखिए ना, आज आप कहते हो कि समाज में जब आप बहुत से लोग डिबेट करते हुए सुन जाते हैं कि SC ST OBC को ये आप आरक्षण दे रहे हो, तो ये चीज को भी ये देखो ना कि ये जो समाज के जो जाति के जो लोग हैं ये क्या करें, आज जो पैटर्न तुम लोग यूज कर रहे हो तो उस पैटर्न को आज ये क्या करें, अपनाने की कोशिश करें। जो तुम अपना चुके हो उसको अपनाने की कोशिश करें, तो ये कहाँ से सशक्त हुए। तो ऑब्वियसली इनको सशक्त होने के लिए रूढ़िवादी चीजों को तोड़कर आगे निकलना होगा, तब जाके समानता का अधिकार होगा। जाति अगर मैं कहूँ आरक्षण की खत्म करने की अगर बात होती है, बहुत डिबेट चलती है, तो आरक्षण मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण तब खत्म कर देना चाहिए जब पूरी तरीके से देश से भारत से जातिवादी शब्द क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से समाप्त होना। कहीं पर जातिवादी ये चीजें ना हो, भेदभाव ना हो, तो एक देश एक धर्म एक राष्ट्र जिस दिन बन गया तो उस दिन तो हम ये कोशिश करेंगे, हम पूरा समर्थन देंगे कि भैया ये जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है आरक्षण का वो खत्म हो जाए। तो ये चीजें हैं, ये क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उच्च जाति के सांस्कृतिक पैटर्न को अपनाती है। अब जो इनके सांस्कृतिक पैटर्न जो वो अपना चुके हैं उनको अपनाने की बात करें। कुछ समाजों में निचली जाति के लोग न केवल ब्राह्मणों के रीति रिवाजों का पालन करते थे, बल्कि अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिए क्षत्रिय और वैश्य जैसे स्थानीय रूप से प्रमुख जातियों के रीति रिवाजों का भी पालन करते। अब देखिए ब्राह्मण जो थे या अन्य जो जाति के जो ऊपर जो बैठे थे, वो जो निचली जाति को अपने अनुसार धर्म के अनुसार वो चलाने की कोशिश करते थे। अब कहते थे कि मान लीजिए कोई कहता है कि भैया किसी ने किसी को मार दिया तो कहेगा पाप लग गया, पुण्य करेगा, उसको क्या करेगा, ब्राह्मण ही अब मान लीजिए दो पल के लिए सोच लीजिए, मैं अगर आप मानते हो कि इस संसार में अगर ईश्वर है तो ईश्वर कण कण में बसा है, हर किसी के हृदय की पुकार सुनता है। तो जब आपको कोई मंदिर में आप जाते हो तो एक माध्यम क्यों बन जाता है, ब्राह्मण ही क्यों बन जाता है कि ब्राह्मण जब पूजा पाठ करेगा तभी ईश्वर आपकी सुनेगा, तो वो एक माध्यम उसको बीच में क्यों लाया गया। तो भैया ये माध्यम उन्होंने अपने हाथों से इजाद किया है कि कहेगा जब मैं ये पूजा पाठ करूंगा, जब मैं आपका क्या बोलते हैं तर्पण करूंगा, पता नहीं क्या क्या चीजें होती, तो ये चीजें करूंगा तब जाके आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो एक कम्युनिकेशन अगर ईश्वर है तो मैं ईश्वर से सीधे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकता, मेरी वो फरियाद क्यों नहीं सुन सकता। मंदिर में जरूरी थोड़ा है कि किसी का जो पुजारी है, पुजारी के पूजा पाठ से ही ईश्वर मेरी बात सुनेगा, ये नहीं हो। तो अगर ईश्वर है, ईश्वर नाम की कोई चीज है, तो वो सीधे ही मेरी अंतरात्मा, अगर मैं अपने अंदर भी बैठा हूँ तो यहाँ से मेरी अंतरात्मा की पुकार सुन लेगा। तो वो केवल माध्यम नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इन ब्राह्मणों ने अपने अनुसार क्या होते जो निम्न जाति के लोग थे उनको भी क्या दे अपनी जो प्रमुख जातियों के रीति रिवाजों का वो पालन किया करते थे। अब देखिए सांस्कृतिकरण निम्न जातियों की सामाजिक गतिशीलता में सहायक था। इस प्रतिक्रिया में जाति केवल स्थिति को बदलने का प्रयास करती थी और सामाजिक संरचना को नहीं। देखिए आपकी स्थिति को बदलने की क्या करती थी, कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता था, आपकी जो सामाजिक संरचना है उसको बदलने नहीं दिया जाता था। तो याद रखिएगा। अब जनजाति लोगों द्वारा भी संस्कृतिकरण की प्रतिक्रिया को अपनाएगी। तो जनजाति लोग जो भी थे उन्होंने संस्कृतिकरण की जो प्रतिक्रिया केवल हिंदू समाज के जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, जनजाति समाज के लोगों तक भी ये पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर देखते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा से विस्कृतिकरण को जन्म देते हैं, और साथ ही आधुनिक समय में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के अत्याचार का अनुकरण कर रहे हैं। आज भी अगर देखोगे, देखिए उच्च जाति के लोग क्या कर रहे हैं, आज भी निम्न जाति पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों ने मांस और मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया। अब देखिए जो ब्राह्मण जाति है वो भी आज क्या कर रहे हैं, उनको पता है ये चीजें नहीं है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, वो उच्च जाति के लोग क्या है निम्न जाति के आचरणों को भी कहीं ना कहीं अनुसरण कर रहे हैं। अब निम्न जाति के लोग ही मदिरा पान किया करते होंगे, ऐसा मानना है कि अब ये क्या है, जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी आप क्या करें,
मांस मदिरा का सेवन करें। यहाँ पर क्या करते हैं, जो निम्न जाति के लोग थे वो पहले जो ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, तो ब्राह्मणों से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट कर रहे थे, सीख रहे थे, उन्हीं के अनुसार अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देखिए कि ब्राह्मणों ने भी मांस और मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, विसंस्कृतिकरण, जिस संस्कृति का विशेषीकरण, मतलब संस्कृति का ह्रास होना, तो ये कहा गया। ये आप ये समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे संस्कृतिकरण के मॉडल के रूप में 3 मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, कितने मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि 3 मॉडल। पहले संस्कृतिकरण का मॉडल था, वर्ण का मॉडल था, फिर स्थानीय मॉडल था। तो ये मॉडल बता सकती हैं भारती कि ये क्या है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, ये तो नहीं। अब ये सर आ रही है। चलिए, अब देखिए संस्कृति मॉडल को समझेंगे, थोड़ा ध्यान में से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए हिंदुओं की जो सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार अगर जातियों को अगर देखें, जातियों को उच्च और निम्न जाति का दर्जा दिया गया है। अब ये देखिए, आप ये सोचो ना कि ब्राह्मणों ने ही उच्च और निम्न जाति को क्यों बनाया, क्यों ऐसी जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ण व्यवस्था को लाया गया है, तो वर्ण व्यवस्था तो खत्म हो जानी चाहिए ना। तो जब चली थी तब चली थी, अब तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, आज भी वो चीजें विराजमान है। देखिए, जनेऊ पहनना, मदिरा मांस का सेवन ना करना, सजाति विवाह का पालन करना और विधवा विवाह का निषेध करना, जाति व्यवस्था में प्रतिबंध का पालन करना। अब ये लोग क्या कहते हैं, बेसिकली जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो कहते हैं कि भैया जनेऊ पहनना हमारा धर्म है, हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। और सजाति मतलब एक एक जैसे जाति के साथ, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण से ही वो शादी नहीं करेंगे, सजाति विवाह का ये पालन करेंगे। सजाति मतलब एक दूसरे से रिलेटेड जिस जाति का हम क्या करेंगे, उसमें ही क्या होगा, विवाह प्रणाली होगा। अब जैसे अब जो विधवा विवाह का निषेध इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कहा कि भैया जो विधवा हो जाती है वो अशुद्ध हो जाती है, उसका क्या करना चाहिए, वो उसके साथ कोई भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों, इस महिला को जीने का अधिकार नहीं है क्या? इसकी क्या गलती है, इसका पति मर गया तो इसको भी तो अपना जीवन जीने का अधिकार है ना। तो आपने ये चीजें देखी होंगी। तो विधवा विवाह का निषेधन करना। आपको एक चीज बता दूं, जब जो सती प्रथा जो चल रही थी, सती प्रथा कितनी भयंकर थी, किसी को पता है, कोई बताएगा? यहाँ पर अभी विवाह विधवा विवाह का एक संबंध आया, तो एक प्रसंग आया, तो उससे संबंधित मैं जानना चाहता हूँ। कोई बता सकता है कि जो सती प्रथा क्या थी? सर सती प्रथा में उसके पति को मतलब उस पति को उसकी वाइफ को उसके साथ जिंदा जलाने का प्रावधान था। उसमें जो स्त्री है उसको भांग जैसी चीज खिला के मतलब उसकी जो उसका पति होता है उसके चिता के साथ बांध के जलाने का प्रावधान था। चलिए आरती तुम बताओ। हाँ सर, मैं भी यही बोल रही थी कि उसके जब पति की मृत्यु हो जाती तो उसकी पति की मृत्यु के साथ उसको भी जलना होता था सर। भारती उससे कुछ भी न, सती होना पड़ता था मतलब। भारती कुछ नया बता सकती है इसमें? नहीं सर, इतना ही इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये चीज सुन के थोड़ा सा दिल भी दहल जाता है। अगर अंग्रेज लोग नहीं आए होते हैं, अगर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया होता, तो ये परंपरा चली हुई रहती। आज भी ये परंपरा मुझे लगता है समाज में विराजमान होती। अगर बहुत से ऐसे जो ज्ञानी, जो समाज के हितैषी जो रहे हैं, जो युग पुरुष रहे हैं, अगर वो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया होता, तो आज भी महिलाओं की दुर्दशा निश्चित रूप में होती। अब ये क्या होता था, जी सर, बिल्कुल। अब जो सती विवाह, जो सती प्रथा थी ना, उसमें क्या होता था, किसी कारणवश कोई बीमारी की वजह से किसी पत्नी का पति की डेथ होगी, मान लीजिए, ठीक है, पीलिया की वजह से ही डेथ होगी। तो मान लीजिए उसको 2-3 बच्चे हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया था, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उनके द्वारा वो गढ़ा गया था, इजाद थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, कि यहाँ पर कह रहे हैं विवाह का क्या निषेध किया था, जो विधवा विवाह। तो उसमें क्या किया गया था, उसमें जो पति मर जाता था तो उसमें महिला को भी क्या करता किया जाता था, चिता में जबरदस्ती उसको ले जाया जाता था। और घी के कनिस्टर आते थे, तेल के कनिस्टर आते थे, ठीक है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आग पकड़े। ठीक है, पुरुष को लेटा दिया जाता था, जबरदस्ती क्या किया जाता था, उस महिला को भी हाथ पैर बांध बूथ के उसमें लेटा दिया जाता था। अब ये नहीं कि उसको हाथ पैर छोड़ के बैठा, उसको बांध बूथ के उसको वो पहचान, बड़े बड़े बांस के डंडे लाए जाते थे। और साथ ही जिस जगह पे चिता जली है, तो वहां पर बड़े बड़े
वो आते थे, जो वो होते हैं ना बड़े बड़े नगारे जिसे बोलते हैं, जो बड़े बड़े ध्वनि वो करते हैं। नगारे सुनते हो, समझ में आ रहा है तुम्हारे? जो शादी विवाह में बजाए जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध घोष में जो बजाए जाते हैं, बड़े बड़े नगारे होते हैं, जो समझ रहे हो उसको, तबले जैसे बड़े बड़े होते हैं जो। हाँ, तो इतने बड़े बड़े वो चीज, वो उनको लाया जाता था। वो मान लीजिए बहुत ढेर सारे 10-12 ऐसे बड़े बड़े वाद्य यंत्रों को लाया जाता था, जोर जोर से उनको बजाया जाता था। जिससे ये बजाने का पीछे का रीजन क्या था, जिस समय बांस के बड़े बड़े लंबे लंबे डंडे लाए जाते थे चारों तरफ से, जैसे क्योंकि आग चिता जली तो महिला के ऊपर उन्होंने क्या डाला, आपके घी डाला, तेल डाला, उससे क्या आग पकड़ी, और महिला की चीख, जैसे कोई महिला अगर जल रही है वो चीख पुकारेगी, पुकारेगी नहीं पुकारेगी, जैसे वो चिता से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े बड़े बांस के जो डंडा आते थे उसको मार के वो चिता की तरफ फेंक दिया जाता था। उसकी जो करुण पुकार होती थी ना, जो बहुत ही ज्यादा करुण पुकार होती थी, वो करुण पुकार लोगों के कानों तक ना पहुंच पाए, लोग उस आवाज को ना सुने, इसलिए बड़े बड़े वो बजाए जाते थे। जो होते हैं ना बड़े बड़े ढोल जैसे, बड़े बड़े उनको बजाए जाते थे, बड़े बड़े उनको बजाते थे, जिससे कि उस महिला की वो जो ध्वनि होती थी, लोगों के कानों कानों तक वो ध्वनि ना पहुंच के, वो जो वाद्य यंत्र होते थे, वाद्य यंत्रों की ध्वनि पहुंची पहुंचती थी। अगर कोई महिला इस प्रकार से विलाप करी तो, जो मान लीजिए कोई महिला का अगर वो विलाप सुन ले, तो उसके हृदय में कैसी पीड़ा बैठेगी, समझ रहे हो ना? तो ये प्रथा को भी कहीं ना कहीं अंग्रेज जब आए तो उनका शुक्र मनाओ, तो उन्होंने ये प्रथा को खत्म करा, और साथ ही जो बाल विवाह था वो भी खत्म किया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जो विधियां थी, इनके तरीकों के अनुसार वो पूजा पाठ करते हैं। कौन करते हैं? देखिए, सांस्कृतिक मॉडल जो था बेसिकली ये हिंदुओं का, ये ब्राह्मणों का मॉडल था। ये कहते हैं कि हम जनेऊ पहनेंगे, मदिरा मांस का सेवन नहीं करेंगे, सजाति विवाह का पालन हमने करना है, और विधवा विवाह बिल्कुल नहीं होगा। जाति व्यवस्था में प्रतिबंध लगा रहेगा, उसका हम पालन करेंगे। अगर हमें निम्न जाति को मारना है तो मारना है, उनको कोड़े मारना है तो मारना है, उनको अगर पढ़ने से रोकना है तो रोकना है। अगर कोई शास्त्रों का ज्ञान करता है, उस समय जब कोई मान लीजिए कोई दलित या एसटी ओबीसी अगर कोई पढ़ने लिखने की अगर थोड़ा सी कुब्बत करता था, अगर पढ़ना लिखना जान गया, तो उसकी क्या करते थे, उसकी जीभ काट दिया जाते थे, और खौलता हुआ जो लोहा होता था ना, गर्म लोहा होता है, शीशा होता था, उसके कानों में उसको पिघला के डाल दिया जाता था। तो सोचो, अब तुम ये सोचो ना कि तुम कह रहे हो कि आरक्षण क्यों नहीं देना, आरक्षण को तो सीमा बढ़ाकर 75 कर देना चाहिए, जिससे कि वो समाज आगे इतना बढ़ जाए कि इक्वलिटी आ जाए, एक समान आ जाए, जहां पर भी आरक्षण खत्म। तो ये समाज में था कि उन्होंने, कि जो पढ़ रहा है तो उसके कानों में पिघलता हुआ लोहा डाल दिया जाता था, तो पढ़ने से रोक दिया जाता था। अब ये कहते हैं कि हम प्रतिबंध करना है, हमने उसको प्रतिबंध, जो चीजें हैं उसको, जाति व्यवस्था को प्रतिबंध का पालन हम करेंगे, हमने उनको प्रतिबंध लगा रखा है तो प्रतिबंध का पालन करेंगे। धार्मिक ग्रंथों का वर्णन और विधियों का तरीका के अनुसार हम पूजा पाठ करेंगे। धार्मिक पौराणिक कथाओं को सम्मान देंगे। जो आपको पता है, आप यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पौराणिक कथाएं, जितनी भी कथाएं हैं ईश्वर की से संबंधित जितनी भी कथाएं, वो दंत कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है? तो ये सम्मान देना है। आदि को परंपराई संस्कृति की पवित्रता, हमारी जो संस्कृति है उसकी पवित्रता दी गई है। इन्होंने पवित्रता और अशुद्धता का मापदंड माना है। इन्होंने कहा कि हमारी जो पवित्रता है इसको अशुद्धता का भी पवित्रता का मापदंड इन्होंने अपने आधार पर मान लिया, और इन्होंने अशुद्धता का मापदंड है। कहते हैं कि अशुद्धता का मापदंड क्या हो सकता है, इन्होंने अपने तरीके से उसको इजाद किया है। और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित इन आचरण और उच्चता में शुद्धता के नियमों को सांस्कृतिक रूप में स्वीकार करना, ये इनके द्वारा कहा गया था। ये समझ में आ गया है? बताइए। यस सर। अब एक चीज है, अभी मैं कुछ बताने वाला था आपको, मैं भूल गया। क्या था? जो भी था याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अब देखिए वर्ण मॉडल, अब वर्ण मॉडल क्या था, थोड़ा इसमें भी देखिए। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मण को दिया गया। अब देखिए यार, ये सोचो, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो रखा कि ब्राह्मण भी तो नीचे रह सकता है, क्योंकि ब्राह्मण ही कोई ऐसे कोई इतने ज्यादा समुदाय थे, इन समुदाय में ब्राह्मण ने ही अपने आप को सबसे ऊंचा मान लिया कि मैं ही करता धरता हूँ। उसके बाद जो क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र का अंतिम स्थान। शूद्र को कहा गया तू भैया तू पैर की जूती है, तो पैर में वो उसको रखा। अत्यंजित और सबसे निचला जो पांचवा वर्ण जिसे माना गया वो ये था।
ठीक है। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था आपका क्षत्रिय, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था, फिर ये अत्यंत नीचा जो निचला सबसे निचला वर्ण पांचवा ये था। जो वर्ण व्यवस्था का जो सबसे निचला जो वर्ण के रूप में अछूत अछूत को माना गया। अछूत मतलब भैया मान लीजिए इसमें से दो पल के लिए कोई अछूत है, किसी को इसने टच कर दिया, मान लीजिए कोई अछूत है, अछूत ने कोई पेड़ को टच कर दिया, क्या वो पेड़ अछूत हो जाएगा? किसी व्यक्ति को छुएगा तो वो अछूत हो जाएगा? अछूत का डेफिनेशन होती क्या है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। अब एक चीज बताइए, मैंने परसों एक कथा मैं परसों एक वीडियो खिसका रहा था, तो उसमें ये कहा गया था कि हमें इस प्रकार से बनना चाहिए। अगर हम पानी पानी क्या होता है? पानी अगर दूध में मिलता है तो पानी अपना वो कहते हैं कि वो अपना भाव बदल देता है, वो अपने आप को अपना अस्तित्व खो देता है। वो सोचता है कि मैं दूध के साथ मिल गया, मेरी जो मेरा अस्तित्व वो समाप्त हो गया, मैं बहुत ज्यादा मूल्यवान हो गया हूँ। तो ये सही है गलत है? जब हम दूध को पानी में मिलाते हैं तो क्या दूध की वैल्यू बढ़ जाती है घट जाती है? जो दूध का बताओ तो। सर दूध की वैल्यू बढ़ जाएगी और पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जो कथावाचक था वो उसने ये कहने का मतलब था कि दूध दूध की तरह ऐसे बनना चाहिए कि दूध अपने आप में, जब दूध किसी को अपने आप में समाहित करता है तो वो उसका गुण दोष को बदल देता है और वो अपने आप में उसको संभाल लेता है और अपने जैसा बना देता है। क्या ये सत्यता है? जी सर। और भारती बताओ। सर हाँ, अगर दूध ऐसा है तो सर हाँ, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना पानी की, अगर उसमें फिर उसको पानी भी दूध की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत है। देखिए अगर आप समझोगे ना, दूध और पानी, उन दोनों की अपनी एक डेंसिटी पावर है, एक अपना 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 स्थान है। वो अलग अलग है, वो अपने अपने जगह पर एकदम शुद्ध पदार्थ है। जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो दोनों अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। वो दोनों शुद्ध ना होते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। पानी, जो पानी था वो अपना रूप बदल कर वो अशुद्ध हो जाता है। जो दूध होता है वो पानी के साथ मिलकर भी अपनी वो जो उसकी जो क्षमता थी वो उसको खो बैठता है, जो उसकी वैल्यू थी उसको खो खो बैठता है, जो उसका गुण था उसको खो बैठता है। तो पानी पानी की जगह पे अपनी वैल्यूबल है, दूध दूध की अपनी जगह पे वैल्यूबल। दोनों का कोलैबोरेशन नहीं किया जा सकता है। दोनों अपनी जगह पे सर्वमान्य है, ये कहें अपने आप में श्रेष्ठ हैं। दोनों की तुलना नहीं कीजिए। जब दोनों को एक साथ जब मिलाया जाता है तो दोनों के गुण दोष में परिवर्तन हो जाता है, दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि दूध दूध नहीं रहता है, पानी पानी नहीं रहता है, दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। अब आप लोग जिसमें दूध वाला आता है, दूध वाले से आप क्यों भड़क जाते हो? दूध तो तूने पानी तो नहीं मिलाया, तूने इसमें मलाई नहीं जमनी, तू हमें पैसे दे रही है, भड़कते क्यों हो? फिर मत भड़को, क्योंकि वो भी तो दूध में पानी मिला के लाया है, तो उसको भी स्वीकार करो। क्योंकि उसकी शुद्धता पे आप उसकी शुद्धता पे शक क्यों करती हो? आप इसलिए शक करती हो कि उसने दूध में पानी मिलाया, क्योंकि दूध की वैल्यू घटा दी है और दूध ने अपना स्थान खो दिया। जो उसकी वैल्यू थी, जो उसका जो क्षमता था, वो उसका स्वभाव था, दूध वाला जो स्वभाव था उसकी स्वभाव में चेंजेस आ गया। मगर दूध अपनी जगह पे स्वच्छ है, अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान लिया बैठा है। पानी अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान लिया बैठा है, तो हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है। तो यहाँ पर कहने का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो समझने वाला का इशारा है काफी। अब यहाँ पर देखिए वर्ण की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण ने सबसे अपने आप को ऊपर रख दिया और अछूत को जो पांचवा जो पायदान था वहां नीचे रख दिया। अब आप कहोगे यार अछूतों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वहां की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, और वो ज्यादा मिल गया वो ज्यादा मिल गया, तो चौंचलेबाजी बंद करो। तो या तो ये अछूत शब्द को हटा दीजिए, ये वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दो, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब निचली जो निचली निचली जातियां उच्च जातियों के आदर्शों और जीवन के अनुरूप वो करती है। देखिए निचली जातियों पे थोपा जाता है कि जैसे उच्च जाति करे उस तरह हमारे बनाए हुए कानून पे चलिए। जहाँ छह जो छतरी को श्रेष्ठता प्राप्त है, निचली जाति ने उनकी जीवन शैली और आदर्श का पालन किया। और साथ ही अगर हम बात करें, साथ ही जहाँ वैश्यों को श्रेष्ठता का प्राप्त हो, निचली जाति ने उनके जीवन शैली को आदर्श को पालन पालन किया और केवल अत्यंत निचली जाति जैसे शूद्र की नकल करती है। और इसका मतलब यह है कि वर्ण द्वारा प्राप्त सम्मान या श्रेष्ठता के आधार पर वर्ण
की जीवन शैली और आदर्शों का अनुकरण करना वर्ण मॉडल का प्रस्तुतिकरण कहलाया जाता है। तो बेसिक, अब ये वर्ण मॉडल आप समझ पा रहे होगे, जो वर्ण है जो अपना अपना कार्य जो निम्न जाति हैं तो सोचते हैं कि यार हम भी उस तरीके से बनने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मगर जो ऊपर बैठे जो लोग हैं वो बिल्कुल कदापि ये नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ हो। मगर जो निम्न जाति हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण जाति का हो या अन्य कोई भी है, तो वो उनकी जीवन शैली को कहीं ना कहीं आदर्श मान के, क्योंकि उनके लिए तो वो अनोखा है, नयापन है, उनके लिए नया चीज़ है, वो तो उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मॉडल देख पा रहे हो, तीसरा मॉडल है स्थानीय मॉडल। हर देश में कुछ जातियाँ उनकी उनकी आर्थिक स्थिति के कारण दूसरों की तुलना में वो अधिक क्या है सम्मान दिया जाता है। देखिए हर देश में अगर देखें कुछ जातियाँ होती है, बेसिकली अगर हम देखें तो आर्थिक रूप में मान लीजिए जैसे मुकेश अंबानी है, और दूसरी जाति के आधार पर देखें तो बहुत ज़्यादा मुकेश अंबानी अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है पावरफुल है, पैसा कैसा है, तो वो सब उसकी क्या आर्थिक रूप में शक्ति के कारण वो क्या है दूसरों की तुलना में वो अधिक सम्मान पाता है। और जाति को मास्टर जाति या प्रमुख जाति भी कहा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मास्टर जाति को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना प्रमुख जाति के रूप में कहा जाता है। तो निचली जाति जो जाति हैं अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रमुख जाति की जीवन शैली की नकल करती है। अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति क्या करती है, अपने आप को श्रेष्ठ मानती है। तो वो जो निम्न जाति है, तो जो निम्न जाति है तो वो भी चाहेगी कि यार हम भी श्रेष्ठ बने, हम भी उस चीज का पालन करें। तो ये तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, किसकी जीवन शैली को अपना रहे हैं, तो ये समझ में आ गया आपके। जी सर। आप देखिए संस्कृतिकरण के प्रभाव, ये इसके प्रभाव की बारे में बात करेंगे। प्रभाव क्या होता है सामाजिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण या परिवर्तन की दृष्टि से सामाजिकरण का पहलू बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जाति के जो निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की ओर क्या होता है विस्तृत होते हैं, क्योंकि वो इस तरह के वो अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना चाहते हैं और साथ ही वो उच्च स्थान प्राप्त करने में क्या होता है कहीं ना कहीं अपने आप को उच्च स्थान प्राप्त करने की जद्दोजहद वो करते हैं। अब देखें आर्थिक स्थिति क्या होती है, पैसे से संबंधित आर्थिक स्थिति की जब बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति की अगर जब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र या सांस्कृतिकरण, आर्थिक सुधार और सांस्कृतिकरण और एक संबंधित मुद्दा है। निचली जाति के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए अस्वच्छ व्यवसाय को छोड़कर, क्योंकि वो स्वच्छ व्यवसाय का समाज में क्या करते हैं प्रकाश का प्रतीक करते हैं। अब मान लीजिए दो पल के लिए मान लो कोई, जैसे आपने देखा होगा समाज में पहले जैसे क्या होता है जो SC ST जो समाज के जो लोग होते थे उनको जो दायित्व दिया जाता था, जैसे ब्राह्मण लोग जब पॉटी किया करते थे, तो जिस जगह पर वो पॉटी किया करते थे तो उनसे क्या करते जो निम्न जाति के लोगों के होते थे वो हर दिन क्या करते थे लोगों के घर से उसको उठा के टोकरियों में अपने सर में रखकर उनको फेंकने के लिए जाते थे। क्या ये जाति जिस प्रकार से करी ये सही है गलत है? गलत है सर। तो ऐसे समाज में ये लोगों को तुम कहते हो कि ब्राह्मण ये अपने आप को उच्च समझते हैं। अब ये जो था तो जो मान लीजिए जो सफाई कर्मचारी है, मान लीजिए आपने देखा होगा कोई समाज में बहुत से जैसे नगर पालिका जो सफाई कर्मचारी होते हैं, क्या उनका जो बच्चा पैदा जो उनके बच्चे होंगे क्या वो भी सफाई कर्मचारी बनेंगे? वो भी तो अपनी जाति को ऊपर उठाएंगे, आर्थिक रूप में अपने आप को मजबूत करेंगे। अस्वच्छ का मतलब क्या था, गंदा काम को, जो गंदा व्यवसाय। मैंने कहा ना कि आपको पहले जो ब्राह्मण लोग ये क्या करते थे पॉटी किया करते थे अपने जो कि गंदा, अगर कोई पशु मरा है तो उसको भी पशु मर गया तो उसको सड़ गया तो उसको उठा के दूसरी जगह फेंकने का जो कार्य करते हैं, जो ये तमाम चीजें वो करते हैं, वो कौन करते हैं? ये निम्न जाति के लोग, ये वो कराया करते थे बड़े जो उच्च जाति के लोग। अब आपने देखा होगा जितने भी शहरों में जितने भी गटर जो होते हैं ना, गटरों में कौन उतरता है? अगर जैसे 4th क्लास की जो जॉब आती तो उसमें ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग क्यों अप्लाई नहीं करते? क्योंकि वो अपने आप वो शान के खिलाफ समझते हैं। तो जब तक ये सुधार नहीं आएगा, जो गटर में भी ब्राह्मण भी उतरेगा, तो हर जाति के लोग जब उतरेंगे तब समाज का भला होगा। तब संस्कृतिकरण का हम जब बात करें तो संस्कृतिकरण तब जाके सही तरीके से वर्क करेगी। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि संस्कृतिकरण के कितने मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, तो 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण मैंने आपको बताया ना कि निम्न जाति या संस्कृतिकरण निम्न जाति की सामाजिक गतिशीलता की महत्व का, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये जो टॉपिक था बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बेसिकली अगर देखोगे जो इस चीज़ से जुड़ा होगा, जो इस चीज़ को अनुभव करेगा वही समझ पाएगा, अन्यथा लोगों की बस की बात भी नहीं है
ऐसे टॉपिक इसलिए दिए जाते हैं कि समाज में लोगों के नजरियों को खोलने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? यस सर।